हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जनरल इंजीनियरिंग के सेक्शन ए के इलेक्ट्रिकल पार्ट में जो यूनिट फर्स्ट हमारी डीसी सर्किट्स चली, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, उसके लेक्चर 3 आज कवर करेंगे। और इसके जो लेक्चर 3 है उसमें कुछ टॉपिक हैं जो लेक्चर 2 के रह गए थे, जैसे ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टर, कैपेसिटेंस, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये जो इंडक्टर वाला पार्ट है ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट से कह सकते हो, सर्किट में भी है, सर्किट का पार्ट है। और दूसरा ये है आपका फंडामेंटल एसी का, फंडामेंटल एसी अल्टरनेटिंग करंट या और उसके सर्किट्स हैं, उसका ये पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जब ये हम बता रहे हैं, जैसे कि ये आर बता रहे हैं, यहाँ पे सी बताया, तो फिर ये एल, क्योंकि ये जहाँ भी हम पढ़ते हैं आर एल सी साथ में ही पढ़ते हैं, तो अभी इसके बारे में थोड़ा हम बता देंगे। बाकी जो डिटेल में होगा वो हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे चल के, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, हम उसको अभी देखते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है? एक हमारे जो इलेक्ट्रिकल में, मतलब कि अगर हम कोई सर्किट सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे करंट, वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस के मध्य एक संबंध स्थापित होता है। एक ऐसा नियम है, वो बताता है कि ये संबंध कैसा है, ठीक है, और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी भौतिक जो राशियां हैं उनको नियत रखने पड़ेंगे, कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, तब हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें ओम्स लॉ। इसमें क्या है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperature remain constant. Conditions या quantities should be remain a constant, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो कोई एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, हिंदी में बोलेंगे इसको तो चालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई चालक। कैसा चालक? वैद्युत चालक, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई करेंगे, आपने पता ही है वोल्टेज क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। वोल्टेज किसके अक्रॉस? वैद्युत चालक के अक्रॉस। तो प्रोपोर्शनल किसको होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा? टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक करंट जो फ्लो हो रहा है किसमें? इस चालक के अंदर, इस चालक के अंदर। अब चालक कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा कोई भी तार, क्या है? तार। इंग्लिश में हम इसको बोल लेंगे वायर, इलेक्ट्रिकल की भाषा में इसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। कोई भी तार है, मान लो ये तार है, ठीक है। ये मैंने इतना चौड़ा बना दिया है, जैसे ये इसका कोई कॉपर का तार है। इसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा है, इसका ये क्या है? पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एल लेंथ है, ठीक है। वो किसी भी पदार्थ का बनाओ, ठीक है, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना है? रो होगा, रो, ठीक है। मान लो ये एक तार है, इसके दोनों टर्मिनल, टर्मिनल मतलब सिरा, एक ये सिरा इसको खींच के ले आया तार बांध के यहाँ तक, और ये भी ले आया तार बांध के यहाँ तक। यहाँ पे क्या किया हमने? वोल्टेज अप्लाई किया। क्या किया? वोल्टेज अप्लाई किया। तो ये बैटरी की भांति यहाँ पे लगा देना, कोई वोल्टेज अप्लाई किया। तो क्या कह रहे हैं कि जो इसमें जो करंट आई बहेगी वो इस वोल्टेज की क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। बी इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू आई। किसके प्रोपोर्शनल होगी? आई के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि समानुपाती होगी। अब जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, साथ में एक लगाएंगे क्या? कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा B बराबर R इंटू आई। सही है। अब हम इसको सही से अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा B बराबर आई आर। तो ये B है, वोल्ट है, तो ये करंट I और रेजिस्टेंस R। R क्या होगा? एक यहाँ पे देखो, वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस तार के अक्रॉस क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एंड R इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। सही है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ये वैसे तो हमारा कांस्टेंट है। सही है। ये रेजिस्टेंस है जो क्या करता है, इस तार के अंदर करंट जो फ्लो होता है ना, सही है, उसका तो वैसे अपोज करेगा ये, लेकिन अगर ये भी नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। एक तरीके से ये समझ लो। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। या लिमिटेशंस से पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। ये थोड़ा हटा। देखो, हमने अभी इसमें ये बताया था कि जो वोल्टेज है किसी टर्मिनल अक्रॉस, तो ठीक है, मान लो ये जो वोल्टेज सोर्स लगा दिया कहीं पे भी B वोल्ट का टर्मिनल, ठीक है, तो इसमें जो करंट आई फ्लो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? R। यहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब वैसे वोल्टेज अक्रॉस देखा था टर्मिनल के, सही है, लेकिन जब किसी कंडक्टर, वो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जब बोला ना कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर, जब कंडक्टर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू। जब करंट फ्लो होगा इसका मतलब ये सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। सही है, तभी इसमें करंट फ्लो होगा। अब देखो, तो हम देखते हैं इसमें, मान लो अगर हमने यहाँ पे B बराबर मान लो 10 वोल्ट लिया, और हमारा ये इस जो करंट है वो कितने हैं? मान लो 2 एम्पियर का फ्लो होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है या जो R है उसकी वैल्यू कितनी होगी। इसमें रख लो B बराबर कितना है? 10 बराबर I कितना है? 2 गुणा कितना? R। तो R बराबर कितना होगा? 10/2, मतलब कि 2 पंजे 10, 5। यूनिट इसकी क्या होगी? R की ओम। सही है। और सिंबल भी बना सकते हैं, ओम भी लिख सकते हो यहाँ पे। आई क्या है? करंट। इसकी यूनिट सबको पता है, एम्पियर होती है, ए से डिनोट करते हैं। वोल्टेज जो यूनिट है वो है वोल्ट, और बी से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये हमने देख लिया। अब साथ ही साथ इसका एक चीज और देखते हैं कि जो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, उसमें भी बताएंगे, और इसमें भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि कोई वोल्टेज अप्लाई किया होगा भी, जो करंट की है, जो ये वोल्टेज की, मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट है और 0 ही करंट है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? मान लो यहाँ आर देखो, आर बराबर कितना हो सकता है? यहाँ से निकालें तो आर बराबर हो सकता है B/I। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कितना? आर होना चाहिए। आर की वैल्यू, इनकी कोई भी वैल्यू रहे, लेकिन आर की वैल्यू क्या रहे? नियत रहे, तभी तो नियतांक कहलाएगा। तो जैसे ये 0 है, ये 0, अब दोनों 0/0 कितना हुआ? 0 ना, तो यहाँ पे 0 पर आएगा। अब मान लो इनकी वैल्यू हो गई 1, और वोल्टेज 1 है, तो करंट भी कितना है? 1 है।
करंट कितना, एक है, मतलब इसकी भी एक और इसकी भी एक, तो दोनों का ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दोनों देखो मिलाओ कहाँ पे पहुंचेंगे, ये 1 वोल्ट। सही है। अब मान लो वोल्टेज कितनी है, 2 हो गई, 2 हो गई, करंट भी कितनी है, 2 हो गई, क्योंकि और कोई राशि चेंज कर नहीं रहे हैं। जितना हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे वैसे ही क्या होगा, करंट भी चेंज, जितना वोल्टेज वैसे ही करंट। ये भी 2, अब ये 2 है, ये भी देखो, अब 2, एक एकम, एक एक आया, 2 एकम 2, मतलब 1/1, फिर भी कितना आया, इस केस में भी एक आया, मतलब इसमें तो 0 था, इसमें एक आया, इसमें भी क्या है, एक आया। यहाँ पे देखो, अब मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, 4 है, और करंट भी कितनी है, 4, वोल्टेज 4 और करंट भी कितनी है, 4। अब देखो दोनों को, 4/4, फिर भी कितना आया, एक, मतलब जो आर की वैल्यू आ रही है सब में क्या आ रही है, कांस्टेंट ही आ रही है ना। अब देखो यहाँ से ऐसे आप करते चले जाओगे ना n वोल्ट तक और n करंट तक, तब भी ये कहाँ पे मिलेंगे जाके, n पॉइंट में मिलेंगे जाके। अब इन सारे पॉइंट को आप जोड़ते चले जाओ, एक आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, मतलब लीनियर, लीनियर हिंदी में बोलेंगे रैखिक। सही है। तो जो भी होगा, जो वोल्टेज अप्लाई करा जाए किसी भी सर्किट में, अगर वो ओम्स लॉ को सपोर्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो जो बी आई करेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं, इसको फॉलो करेगा। सही है। ये क्या है, आर है, ये कितने ही वैल्यू चेंज करे, ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता ये, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, कुछ वो हैं, सर्किट्स हैं, उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अभी आप देख रहे हो ओम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अभी उन्होंने पढ़ता, हाँ सही बात है। जो ओम्स लॉ क्या है कि जो करंट है वो किसके, वोल्टेज के क्या है, प्रोपोर्शनल है, या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, व्हेन ऑल द फिजिकल जो क्वांटिटी है वो शुड बी रिमेन कांस्टेंट। तो कह रहे हैं कि एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, या फिर जो अप्लाइड करंट, अब जो करंट के ये कौन है, वोल्टेज कैसे रहेगा, अगर मान लो ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये इसके उसमें अगर B बराबर कितना हो, आई आर, तो अगर हम इसको B को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो मान लो B अपॉन आर बराबर आई हो गया, ये कांस्टेंट है, तो ये जो R होगा 1/R होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। R किसके इनवर्सली होगा, इस करंट के ही तो होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बट ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द मटेरियल्स, वो सभी में अप्लाई नहीं होता है या नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ लिमिटेशंस है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द यूनिलेटरल, क्या है, यूनिलेटरल element like diode and transistors as they allow current to flow through in a one direction। यूनिलेटर का मतलब होता है, यूनि मतलब होता है एक, यूनि मतलब होता है, लेटर मतलब होता है दिशा। क्या होता है, दिशा या डायरेक्शन, जो केवल एक दिशा, मतलब कि मान लो ये इधर से इधर कोई करंट फ्लो कराएगा, तो ये बस इधर ही कराएगा, ये ना कि इधर कराएगा। जैसे डायोड में आपने देखोगा, डायोड कैसा होता है ना, ये केवल एनोड से कैथोड की ओर करंट को फ्लो कराता है। सही, ये इधर से इधर
नहीं कराता है। तो ये डायोड में एप्लीकेबल नहीं है, ट्रांजिस्टर में नहीं है। सही है, ये दोनों में नहीं हो सकता। या फिर ऐसे सर्किट एलिमेंट जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो, क्योंकि ये क्या स्टोरिंग है और टाइम के साथ ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए कि हमारा जो होना चाहिए वो वी आई का मतलब कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। चाहे इधर को हो, चाहे वो इधर को हो जाए, नेगेटिव में आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाए, या फिर इधर आ जाए, मतलब कहीं भी हो। ये मान लो ये पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव आई है, मान लो ये नेगेटिव आई है, ये नेगेटिव भी है, तब भी तो ये दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव के अपॉन में रहेंगे तो ये क्या कैंसिल आउट होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तब भी ये जो रेशियो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। सही है, तब ये फॉलो करेगा इस भी डायरेक्शन, इधर भी। बट ये जो हमारा डायोड की आपने करेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी कि अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, ऐसे करके होती हैं। सही है, ये इसका फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, ये ब्रेकडाउन रीजन है। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो बिल्कुल ऐसे होता। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे आप देखो, जो करेक्टरिस्टिक्स, जो वोल्टेज करंट, ओम्स लॉ ग्राफ, वोल्टेज करंट। सही है, ये स्लोप है, ये जो रेशियो वो क्या है, इसकी जो प्रवणता वो क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए ढाल। ये क्या है, डायोड का है, तो ये कांस्टेंट है नहीं है। ये अगर होता तो मालूम कैसे होता, सीधा होता, इधर सीधा होता, या फिर इधर से इधर होता, या फिर इधर से इधर होता। सही है, तो ये सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पे। सही है, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। जो अब तक हमने पढ़ा था कि ये आर है, ये क्या है, नियतांक है। ठीक है, इसको डिफाइन करो। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए बल्ब और एनी कंडक्टर, मतलब किसी भी तार में या चालक में क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो की होता है, या बल्ब के थ्रू होता है, एलिमेंट के थ्रू। द कंडक्टर ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस टू द करंट। करंट के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब क्या है, इसका अगर सिनोनिम देखें तो अपोज करना या अपोजिशन। सही है, हिंदी में बोले तो अवरोध उत्पन्न करता है। सही है, ये करंट के फ्लो में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जब करंट किसी कंडक्टर थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, तो ये उसको क्या करता है, रोकता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, टू द करंट इट्स नॉन एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और यही जो अवरोध है वो क्या कहलाता है, हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहलाता है। इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये मतलब आप कोई भी कंडक्टर उठाओगे, कुछ भी देखोगे, आर ये सभी में होता है। ठीक है, यूनिट आपको पता ही ओम से। अभी वो रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये रेजिस्टेंस और हम यहाँ पे रजिस्टर देख रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये क्या है, गुण है। सही है, किसका, कंडक्टर का, उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है। अब जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर इज ए पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यहाँ समझ में आ गया होगा क्या है, कंपोनेंट कैसा है, टू टर्मिनल वाला, पैसिव। कैसे पैसिव, इलेक्ट्रिकली पैसिव। सही है, दैट इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह। सही है, एज अ सर्किट एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, रजिस्टर आर यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो। अभी तो करंट फ्लो के लिए इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं। एडजस्ट सिग्नल लेवल, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए, वायसिंग के लिए,
और टर्मिनेट द ट्रांसमिशन लाइंस एमंग अदर यूज। बहुत सारे और भी यूज हैं, ऐसे नहीं, जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है अपनी, इसके बिना तो काम भी नहीं चलेगा। अब आपने देखा होगा मार्केट में अपने चार्जर कभी खोला होगा, टीवी खोली हो, कुछ भी देखा होगा, तो आपको ऐसा ही देखने को मिल जाता होगा, है ना। ये इसकी क्या है, कलर कोडिंग है। इसके थ्रू पता चलता है कि ये कितने ओम का है, इसमें टॉलरेंस कितना है, सही है। ये सब इसके थ्रू पता चलता है। ये आप देख लो अच्छे से। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं किसको, रेजिस्टर को। ये देखो, ये जैसे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब कि जो भी है ना, फिर कंडक्टर 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 मतलब कंडक्टर की लेंथ, उसमें यूज होने मटेरियल, और मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो, उसका एरिया, ठीक है। मैंने आपको दिखाता ना, उसमें कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, सही है। और किसी भी पदार्थ का बना, उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है, रेजिस्टिविटी है, वो कितनी है, L है, वो सॉरी रो है, सही है। तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, हम जानते हैं कि, या हम जिस भी नियम के अनुसार, जो लेंथ है, वो जो लेंथ है रेजिस्टेंस, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये घटेगी तो ये भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। पहली चीज, सॉरी, 1 मिनट। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। जो इसका एरिया है वो A है, लेंथ L, और जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो क्या है, रो है। तो इसमें जो लेंथ है वो क्या है, प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसका होगा, लेंथ के। लेंथ बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो ये। इसको इक्वेशन हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। सेकंड, अब जो हमारा एरिया है वो क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर एरिया घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। जो एरिया है, अब मान लो कोई कंडक्टर है, देखो कंडक्टर है तो कोई बेलनाकार है ना, है ना। या उसका जो सरफेस आगे हम देखें तो एक सर्किल के तरह होगा ना, वृत्त की तरह, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर। और आर बराबर कितना होगा, D/2। यहाँ से अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर, मतलब कि आर अगर बढ़ेगी तो ये ओवरऑल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो मतलब ये घटेगा। ऐसे पाई D/2 का स्क्वायर, सही है ना।
तो मतलब कि इस पे डिपेंड करेगा और एल पे डिपेंड करेगा। तो अगर दोनों को हम मिला के लिखें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। ये नियतांक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये एक पदार्थ का होता है, उस पदार्थ का ये नियत रहता है सभी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी किसके लिए, रेजिस्टेंस को जो जो एक फैक्टर है उसके लिए क्या क्या लेंथ और एरिया और साथ में उसका विशिष्ट प्रतिरोध जिस पदार्थ का वो बनाया गया। ठीक है, दूसरा ये टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा उस मटेरियल पे बताएगा। जैसा मटेरियल होगा, अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है या इंसुलेटेड मटेरियल है। सही है, देन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, एक कह सकते हो ये गुण है। ये गुण क्या करता है, जो हमारी ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा, उसको क्या करता है, उसका संग्रहण करता है या उसको क्या करता है, स्टोर करता है। सही है, ये जैसे कि हमारा आपने देखोगा बैटरी वगैरह में या किसी में भी, या फिर आप देखो जाड़ों में आपने कपड़े पहने होंगे या कारपेट हो, कुछ भी जो कपड़े को आप हाथ से रगड़ो या कुछ भी आप पहन के जब उतारते हैं ना, रेशम उसके नायलॉन वाले जो कपड़े होते हैं, कुछ रेशम टाइप होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कभी कभी आपको चटर पटर वाली आवाज आती होगी, या बिल्कुल अंधेरे में आप देखोगे तो उसमें आपको ना कुछ चमकेगा। वो क्या होता है, वो उसका हमारे जो बॉडी का मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट से क्या होता है, उसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या है हमारा जो कैपेसिटेंस है ना, वही मतलब कि इसका काम है ऊर्जा को स्टोर करके रखना, और किसके रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। सही है, वो किसके फॉर्म में रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में ऊर्जा को स्टोर करता है। और इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक है फेरेड। ठीक है, हमने पढ़ा, बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा कि इसका भी हम आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताएंगे। अभी देखो Q बराबर एक C भी पढ़ा होगा। सही है, मतलब C बराबर कितना होगा, Q अपॉन B। ठीक है, और एक दूसरा केस है, जैसे कैपेसिटर और देखो द एबिलिटी टू स्टोर सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमन कैपेसिटर, ये वही चीज है। और ये फॉर्म कैसे होता है ये अभी हम आपको बताएंगे। जो हमने बेसिक बताया था कि Q बराबर सी भी, तो C बराबर कितना हो गया, Q अपॉन B। Q कूलम अपॉन वोल्टेज। सही है, यह हमारा क्या कहलाएगा, फेरेड। दूसरा कि अगर हम कोई कैपेसिटर फॉर्म होता है तो क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं मटेरियल की। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक नेगेटिव। इनके बीच में कुछ परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है, या कह सकते हो हाई इंसुलेटेड, हाई इंसुलेटेड मटेरियल क्या होता है, फिलर के तौर पे काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये नीला वाला। फिर ये प्लेट है स्लेटी कलर की, तो जो इन दोनों के बीच में सेपरेशन है वो कितना है, डी है। प्लेट का एरिया कितना है, ए है। ठीक है, तो अभी देखो ये हम ऐसे बता रहे हैं, बाकी आपको जो फिजिकली रूप में आप कहीं दुकान पर शॉप पे देखो तो ये इस टाइप में मिलेंगे। और आपके घर में जो सीलिंग फैन है, छत वाला जो पंखा होता है, उसके अंदर जो कंडेंसर लगता है ना, वो भी कैपेसिटर ही होता है, चाहे वो ऑयल कैपेसिटर सही है, पेपर कैपेसिटर सही। तो इसमें एक आप देखो यहाँ पे, जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा,
वो ए अपॉन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए अपॉन डी। ए क्या है? एरिया किसका? प्लेट का। डी क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना अंदर की, वो डी कहलाएगी। सही है। हम प्रीवियस स्लाइड में हैं। तो जो फैक्टर अपनी कैपेसिटर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से? प्लेट का एरिया, जैसे हमने ये देखा था, ये दो प्लेट है, एक प्लेट ऐसे ले ली और एक प्लेट और ले ली और इन दोनों को जोड़ दिया। ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो एरिया है, सही है, वो या दोनों का सेम प्लेट होंगे, सेम डायमेंशन के होंगे, तो दोनों का जो एरिया वो सेम होगा। सही है। दूसरा स्पेसिंग, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, जो स्पेस है, डी। तीसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो कहाँ भरा है? इन दोनों के बीच में जो हाई इंसुलेटर मटेरियल भरा जाएगा ना, जो गैप को फिल करेगा, वो इन तीनों पे डिपेंड करेगा कि हमारा कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। तो ये जो है वो सबसे पहले किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के। जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट का, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। सही है। कम है तो कम होगा। दूसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा? इसके स्पेसिंग के। अगर ये स्पेसिंग जितनी कम होगी, ये उतना हाई होगा, और जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम होगा। ठीक है। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन डी। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा? सी इक्वल टू ए इंटू डी। ये क्या है? ये एक नियतांक है जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक। इंग्लिश में बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। सही। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है। जैसे अब आर के केस में आपने देखोगा रो एल अपॉन ए, मतलब ये किसी मटेरियल पे था। यहाँ सी के भी केस में है, ये क्या है? ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ ए और डी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे एल और ए पे डिपेंड करेगा। सही है। अब ये इंडक्टर, जैसे जो हमारा कैपेसिटर था वो भी एनर्जी को स्टोर करता है, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। इसको एल से डिनोट करते हैं, इसका मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है। सही है। और ये भी क्या करता है कि ये भी पैसिव एलिमेंट है, और ये हमारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको भी क्या करता है? स्टोर करके रखता है। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में। सही। आपने देखो जितने ट्रांसफार्मर की कॉइल्स होती हैं या चोक होते हैं, वो क्या है? उस सब का सब क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। इसके वेरिएबल है, फेराइट कोर है, या आयरन कोर है, एआर कोर है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। अब इसी के साथ आज हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और कोई हर क्लास में बता रहा हूँ कि आपको जो अटेंडेंस है, वो आप जो वीडियो है आपके यूट्यूब चैनल के, उस पे जो कमेंट है, कमेंट में अपना नाम, ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर लिख के रखें, क्योंकि इसी से हम आपके अटेंडेंस लगाएंगे। और किसी कोई प्रॉब्लम है तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा क्लास का, सही है, उस ग्रुप में या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। और नहीं तो फिर जिनके पास नंबर है वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सेफ रहिए, हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए, आगे जब क्लास करेंगे उस तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम आए, फिर से कह रहा हूँ, आपको जो मैंने बताया है उसको फॉलो करना है। ठीक है।